नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 सोशल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर का सेट लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग दी वेदर। तो इसमें हम लोग वेदर से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स देखेंगे, बहुत सारे फिनोमेना देखेंगे, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो जैसे ये मान के चलिए ये अर्थ है, तो पूछा गया है अर्थ के सबसे पास में जो लेयर आती है वो कौन सी लेयर होती है। तो सबसे पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो लेयर आएगी उसको बोलेंगे ये लेयर हो जाएगी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, फिर मिड में आ जाएगी, मिड में मीजोस्फेयर होती है। मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगी, एक्सोस्फेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल पूछा गया था कि क्लोजेस्ट पूछा गया अर्थ से, तो क्लोजेस्ट में इसमें क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, व्हाट डज द टर्म वेदर रेफर टू। देखिए वेदर का मतलब क्या होता है, कंडीशन ऑफ स्टार्स इन द स्पेस बिल्कुल गलत है। कंडीशन ऑफ अर्थ कोर, तो क्या अर्थ के कोर की कंडीशन को वेदर कहेंगे, ये भी गलत है। स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, देखिए ये बिल्कुल सही है। तो वेदर क्या होता है, वेदर का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे और एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसी को क्या कहते हैं, वेदर कहा जाता है। और जब यही वेदर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने उसका एवरेज ले लेते हैं, 3 महीने का एवरेज ले लेते हैं, तो उसको क्या कह दिया जाता है, क्लाइमेट कह दिया जाता है। तो क्लाइमेट और वेदर में यही डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। अब इसमें से एलिमेंट, वेदर का एलिमेंट कौन नहीं है, तो प्रेसिपिटेशन जो है ये तो एलिमेंट है वेदर का, टेम्परेचर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, अर्थक्वेक नहीं है। अर्थक्वेक कोई एलिमेंट नहीं होता वेदर का, बिल्कुल गलत आंसर है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी कहा जाएगा, इसको मेजर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है और इसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो एनेमोमीटर से क्या होता है, विंड की स्पीड मेजर करी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनेमोमीटर का याद रखिएगा, इससे विंड की स्पीड को मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, रेनफॉल ऑफ 30 मिलीमीटर मीन्स। तो देखिए कहीं पर अगर 30 मिलीमीटर की रेनफॉल हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो रेन लास्टेड फॉर 30 मिनट्स बिल्कुल गलत है। द वाटर कलेक्टेड इज 30 मिलीमीटर डीप इन दी गॉज। तो देखिए जो रेन गॉज होता है उसमें 30 मिलीमीटर पानी कलेक्ट हो गया है, ये इसका मतलब होता है, यही बिल्कुल सही आंसर है। तो रेन गॉज से हम लोग क्या करते हैं, रेनफॉल कितनी हुई उसको मेजर करते हैं। 30 ml ऑफ वाटर, ये सब बिल्कुल गलत है। 30 स्नोफॉल, ये भी गलत है। 6th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट यूनिट इज कॉमनली यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जा रहा था बैरोमीटर से। किससे मेजर कर रहे थे, बैरोमीटर से मेजर कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, तो यूनिट डिग्री सेल्सियस तो बिल्कुल गलत है, तो टेम्परेचर की यूनिट होती है। मिली बार इसमें सही है, जैसे बार यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरो से बना है बार, तो बार जो है किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। और क्योंकि प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो इसी को मिली बार में इसीलिए रिप्रेजेंट किया जाता है। मिलीमीटर भी गलत है, लीटर भी गलत है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वेदर एलिमेंट डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दी एयर। अब देखिए कितना वाटर वेपर का अमाउंट है एयर में, ये कैसे पता चलता है, तो इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वेदर का जिसको क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी कुछ और नहीं होती, ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एयर है तो एयर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, ये ह्यूमिडिटी कहलाती है। अगले पे आएंगे, व्हाट इज द टिपिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। अब सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो ये 1013 मिली बार होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हाट कॉजेज विंड टू ब्लो। अब देखिए जो विंड है वो क्यों ब्लो करती है, क्यों वो मूवमेंट करती है, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से बिल्कुल गलत है, मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स की वजह से भी गलत है, और अर्थ के मूवमेंट की वजह से तो विंड होती है, लेकिन इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस से जो होता है अर्थ का मूवमेंट होता है, मतलब विंड का मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ पर मान के चलिए हाई प्रेशर है और इधर मान लीजिए क्या है, लो प्रेशर है, तो विंड किधर से किधर फ्लो करेगी, हाई प्रेशर से
किधर की ओर, लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो विंड इसी वजह से विंड का ब्लो होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विंड स्पीड, तो विंड स्पीड को मेजर करने के लिए भी हमने बताया भी था, एनीमोमीटर को यूज करते हैं। बैरोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। वॉट इज विंड वेन यूज फॉर? अब देखिए विंड वेन का काम क्या होता है, तो विंड वेन, वेन आप ऐसे समझ सकते हैं डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन के लिए विंड वेन को यूज किया जाता है। तो रेनफॉल नहीं मेजर करेगा, विंड की स्पीड भी नहीं मेजर करेगा, विंड की डायरेक्शन क्या है उसको मेजर करेगा क्या? विंड वेन। 12th में आते हैं, हु इज मोस्ट लाइकली टू डिपेंड ऑन विंड डेटा फॉर देयर वर्क। अब देखिए इनमें से कौन ऐसा है जिनको विंड डेटा की, मतलब विंड किधर की ओर फ्लो कर रही है उसकी जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती होगी? तो टीचर्स को तो नहीं पड़ती है, साइंटिस्ट को भी खासी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पायलट और जो सेलर्स होते हैं, ठीक है, सेलर मतलब जो नाव चलाते हैं, पायलट मतलब जो हवाई जहाज चलाते हैं, क्योंकि विंड की स्पीड उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इस डेटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 क्वेश्चन देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया व्हाट डज ह्यूमिडिटी रिफर टू। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी हीट एयर में, बिल्कुल गलत है। स्पीड ऑफ विंड, ये भी गलत है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ये बिल्कुल सही आंसर है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। अब देखिए भाई पूछ लिया गया, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं, याद रखिएगा। विंड वेन भी आपको पता चल गया होगा, बैरोमीटर भी पता चल गया होगा, थर्मोमीटर पता चल गया होगा। ऑन अ ह्यूमिड डे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली। ठीक है, अब आपको बताना है ह्यूमिड डे है। ह्यूमिड का मतलब होता है कि ह्यूमिडिटी उस दिन क्या है? ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर का अमाउंट, वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा है। अब जब वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होगा तो कोई पर्सन है, उसको जब गर्मी लगेगी तो उसके शरीर से स्वेटिंग होगी उसको ठंडा रखने के लिए, लेकिन जो स्वेट होगा वो इवापोरेट नहीं कर पाएगा बॉडी से। क्यों नहीं इवापोरेट कर पाएगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ही बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लोथ्स ड्राई क्विकली, जल्दी सूख जाएंगे क्या कपड़े? बिल्कुल गलत, देर में सूखेंगे। स्वेटिंग लेस होगी, ये भी गलत है। स्वेटिंग तो अपने हिसाब से ही होती है, टेम्परेचर के हिसाब से होती है। वाटर इवापोरेट स्लोली, ये बिल्कुल सही है कि जो वाटर है ये धीरे धीरे इवापोरेट करेगा, या ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। एयर फील्स लाइट एंड ड्राई, बिल्कुल गलत है, भारी हो जाती है, वेट हो जाती है एयर। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्वेटिंग लेस दिया गया है, स्वेटिंग तो होगी लेकिन इवापोरेट नहीं होगा स्वेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें कहा गया व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर दैट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी उस एयर की जो कंप्लीटली सैचुरेटेड है वाटर वेपर के साथ में? तो ये 100% होगी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आएंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे पूछा गया वेदर क्या होता है, तो स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। देखिए अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो स्टेट होता है और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो सकता है, और कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें देखे जाएंगे, जैसे टेम्परेचर क्या है एटमॉस्फेयर का, विंड की स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये सब चीज़ें भी देखी आती है। ह्यूमिडिटी क्या है, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? वेदर में आती है। 4 एलिमेंट्स बताने हैं वेदर के। 4 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो पहला टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड हो गई। बहुत आसान है। व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? तो ये लोवेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जितने भी वेदर के फिनोमेना होते हैं वो सब के सब किस में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और जो हम लोग को ऑक्सीजन मिल रही है, जो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है हमारे शरीर से, वो भी सब कहाँ पे रह रही है? ट्रोपोस्फेयर में ही मेनली रह रही है। हाउ इज रेनफॉल मेजर्ड। तो रेनफॉल को मेजर कैसे किया जाता है? तो अभी हमने देखा था रेन गॉज से मेजर किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि रेन जो होती है, जब रेन होती है तो इसको एक सिलेंडर में कलेक्ट कर रहे होते हैं, और जितना हाइट तक उस सिलेंडर में रेन ऊपर जाएगी, मतलब वाटर ऊपर जाएगा, उसी को नाप लिया जाता है मिलीमीटर्स में, और इससे पता चल जाता है कितनी रेनफॉल हुई। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो देखिए जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और यहाँ कोई पर्सन अगर मान लीजिए ऐसे है, तो इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे? इस पर्सन पे प्रेशर लगा रहे होंगे। ठीक है, वेट लगा रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे होंगे। तो एटमॉस्फेयर जो पर्सन पे प्रेशर लगाता है, या वेट ऑफ एयर जो लग रही है, मतलब
इस एयर का भी कुछ ना कुछ वेट होगा जो इस पर्सन पे लग रहा होगा और वो क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर धक्का दे रहा होगा पर्सन को अर्थ सरफेस की तरफ। तो इसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है इसको, और यूनिट क्या होती है, मिली बार में मेजर करते हैं। why do people feel breathless at high ऑल्टीट्यूड? देखिए जब हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। पूछा गया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो होगा क्या, एयर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अब एयर का प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या, दिस मेक्स इट हार्डर फॉर द बॉडी टू फंक्शन। इस वजह से क्या होगा, बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी और प्रॉब्लम्स आ जाएगी, जैसे थकान आने लग जाएगी, ब्रेथलेसनेस आने लग जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है हाई ऑल्टीट्यूड पे, जो माउंटेनियस एरिया होते हैं वहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर? तो लैब का जो थर्मामीटर होता है और क्लिनिकल जो क्लिनिक में हम लोग यूज़ करते हैं, डॉक्टर जो यूज़ करते हैं, उस थर्मामीटर में क्या डिफरेंस होता है? तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो केवल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, उसकी लिमिट जो होती है, रेंज जो होती है, कम होती है। लेकिन लैब का थर्मामीटर जो होता है ये टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंसेस, इसकी रेंज ज़्यादा होती है, ठीक है। जो लैब में सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं उसके टेम्परेचर को ये मेजर करता है। व्हाट डज इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट डू? अब देखिए आईएमडी जो है, इंडियन मीटरोलॉजिकल या डिपार्टमेंट, ये करता क्या है, तो ऑब्जर्व करता है, फोरकास्ट करता है वेदर कंडीशंस को, कि वेदर कैसा होगा, कैसी विंड चलेगी, टेम्परेचर कितना रहेगा, मॉनसून का नेचर क्या रहेगा, मॉनसून हल्का आएगा या सही आएगा, ये सब चीज़ें आईएमडी बताता है, ठीक है। और ये साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करता है, सैटेलाइट डेटा को यूज़ करता है, ये सारे डेटास को यूज़ करके बताता है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1875 में कई बार पूछ लिया जाता है ये एमसीक्यू में भी। व्हाट इज़ विंड एंड हाउ इट इज़ कॉज्ड? अब विंड कैसे कॉज होती है, विंड क्या होती है? तो एयर जब मूव करती है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जब एयर मूव करेगी तो उसी को क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। कैसे कॉज होती है, तो डिफरेंस इन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से विंड कॉज होती है। 10th क्वेश्चन में कहा गया व्हाई इज विंड इंपॉर्टेंट इन वेदर फोरकास्टिंग? अब वेदर फोरकास्टिंग में विंड की जरूरत क्या पड़ती है, तो विंड हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग वेदर पैटर्न्स एज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन कैन इंडिकेट चेंजेस इन वेदर। अब होता क्या है, विंड की जो स्पीड होती है और विंड की जो डायरेक्शन होती है उससे हम लोग को वेदर के बारे में पता चल जाता है कि स्टॉर्म आएगा कि रेन आएगी, ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये एविएशन के लिए, सेलिंग के लिए, फार्मिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है विंड। व्हाट इज़ विंड वेन एंड हाउ इट वर्क्स? अब विंड वेन क्या होता है, तो विंड वेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग को विंड की डायरेक्शन पता चलती है कि जो हवा चल रही है उसकी डायरेक्शन क्या है। इट हैज़, अब इसको आप अगर थोड़ा सा देखेंगे ऑनलाइन विंड वेन को, तो कुछ इस तरीके से होता है ऐसे करके, और ये इसके अंदर हवा भर जाती है, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उसी डायरेक्शन में हवा चल रही होती है। मान लीजिए ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट की तरफ हवा चल रही होगी। तो इट हैज़ अ पॉइंटर एंड अ टेल, ठीक है, एक पॉइंटर होता है, टेल होता है। व्हेन द विंड ब्लोज द टेल इज पुश्ड एंड द पॉइंटर टर्न्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग। वही है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। व्हाट इज ह्यूमिडिटी एंड व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट इट? अब ह्यूमिडिटी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं? तो ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, तो एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को ह्यूमिडिटी कहेंगे। अब इससे ये किससे किससे इफेक्ट होगा, मतलब किस पे डिपेंड करेगी ह्यूमिडिटी, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है जगह की। विंड बढ़ेगा तो भी कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ता है, लोकेशन पे भी ह्यूमिडिटी का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप समुद्र के आसपास हैं तो ह्यूमिडिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है, समुद्र से थोड़ा दूर हैं तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछी गई है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम इट कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि कितना वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम कितना वाटर वेपर वो होल्ड कर सकता है, ठीक है, वो एयर कितना वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है उस टेम्परेचर पे, ठीक है, तो उसके हिसाब से कितना वाटर वेपर प्रेजेंट था उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी
बोलेंगे। ठीक है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड। तो कहीं पर अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि जो एयर है वो फुल्ली सैचुरेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का। इसमें कहा गया व्हाई डू वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई ऑन ह्यूमिड डे। अब देखिए ह्यूमिड डे है, इसका मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। अब ह्यूमिडिटी पहले से ही अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो क्या होगा, जो आपके क्लोथ्स टंगे हुए हैं, ठीक है, उसमें जब हीट पड़ेगी तो यहाँ से इवापोरेशन होने की कोशिश करेगी, मतलब वाटर इवापोरेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो वाटर इवापोरेट ठीक से नहीं कर पाएगा, और इवापोरेट नहीं कर पाएगा तो क्लोथ्स जल्दी नहीं सूखेंगे। तो ऑन अ ह्यूमिड डेट द एयर ऑलरेडी कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर वेपर, सो एवापोरेशन हैपेंस स्लोली। तो इवापोरेशन का रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तब। दिस causes clouds to dry more slowly than on dry day। लेकिन अगर ड्राई डे होता, मतलब उस दिन धूप होती और एयर में वाटर वेपर का कंटेंट कम होता, तब क्या होता, धूप पड़ती इस कपड़े पे, और जब धूप पड़ती तो इसमें से इवापोरेशन फास्ट होता, और इवापोरेशन फास्ट होने की वजह से वो कपड़ा जल्दी सूख जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।